हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्राइज एजुकेशन। हम लोग बात करने वाले हैं पेपर 3 के बारे में। झारखंड सीजीएल 2022 के एग्जामिनेशन में जनरल स्टडीज का पोर्शन है जहां से 30 क्वेश्चन बनेगा। आज हम लोग 24 और 25 के आसपास क्वेश्चन है। वीडियो का पार्ट नंबर 9 है, बाकी सारे पार्ट्स रिवाइज कीजिए, बहुत जल्दी लोकेटिव होगा। पेपर 1 और पेपर 3 का मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, आपके जानकारी के लिए बता दूँ, नए नए लोग जो आ रहे हैं तो चलिए आपको पता चल जाएगा। आज बहुत सारी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी क्वेरी आता है तो बताइएगा। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, मतलब कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर 9 बजे का वीडियो कहाँ है। अरे इतना काम रहता है ना, इतना काम रहता है कि बहुत सारा मतलब मैनेज करना पड़ता है। कल तो दिन भर मेरा ऐसे ही निकल गया, ओके, सस्ते में निपट गया। तो चलिए शुरू करते हैं, और सब जिंदगी चलते रहेगा। कुछ थोड़ा लेट होगा लेकिन वीडियो आप लोग को मिल जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर। और वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, एक स्लाइड में भर भर के इन्फॉर्मेशन दूंगा। जब आप वीडियो देखते हैं और रीडिंग करते हैं तो उसमें अंतर क्या होता है। आप लोग बस रीडिंग करते हैं तो उतना देर तक याद नहीं रहता है, लेकिन अब ऑडियो विजुअल मीडियम से देख लेते हैं ना तो ज़्यादा देर तक आपका माइंड में रिटेन रहता है, ओके। तो विच ऑफ द फ्लोइंग वाज एन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, बताना है कि इनमें से कौन सा जो है से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल का नेता था, ओके। यहाँ पे सब नहीं लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो देख लीजिएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस का बात किया जा रहा है। अब 1900 मतलब अगर पहले बात की करेंगे तो पहले कोई पार्टी थोड़ी था। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय कुछ पार्टी ही नहीं था, सिर्फ कांग्रेस था, ठीक है। और लोग कांग्रेस के जो पार्टी के लोग थे उनको भगवान के जैसा दर्जा दिया जाता था, पता है ना, क्योंकि लोग जो है से कितना हेल्प किए थे हमारा भारत को आज़ाद कराने में। तो पहले पार्टी नहीं था, तो इसीलिए कांग्रेस जो है से एक ही पार्टी था। तो बाद में बहुत सारे रीजनल पार्टी वगैरह देखिएगा, चाहे अभी नेशनल पार्टी वगैरह निकल के आया। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है से एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, यानी कि गर्म दल के नेता थे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तेज बहादुर सप्रू या फिर बिपिन चंद्र पाल, ओके। तो इसमें से बताइए कौन आंसर होना चाहिए। देखिए इसमें जो आंसर है, गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। क्या थे? गरम दल के नेता थे। अभी गरम दल नरम दल क्या होता है समझिएगा। 1907 में एक कार्यक्रम हुआ, क्या हुआ, एक साथ में कार्यक्रम हुआ, उसमें हुआ एक नरम दल। क्या हुआ? एक नरम दल और एक हुआ गरम दल। तो नरम दल को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट, अब इसको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। मॉडरेट वाला बोलता है ना कि हम तो भाई हाथों जोड़ के काम कर लेंगे, ओके। और एक्सट्रीमिस्ट बोलेगा कि अब लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो लोगों को लात का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। तो 1907 में हुआ था एक पूरा कहानी सूरत में, ओके। तो इसको याद रख लीजिएगा, तो यही सारा कहानी था। तो ये सारा चलता था कि अंग्रेज को अब ऐसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, लात जूता मुके घुसे से ऐसे काम नहीं चलने वाले हैं। तो बिपिन चंद्र पाल उसमें से थे। बाकी दादा भाई नौरोजी वगैरह देखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता वगैरह जो थे ये सब नरम दल में आते थे। यहाँ से एक ट्राइयो जुड़ता है, TRIO, यानी कि 3 का ग्रुप जुड़ता है। तो देखिएगा बिपिन चंद्र पाल है, बिपिन चंद्र पाल है, लाल बाल पाल, क्या जुड़ता है? लाल बाल पाल। तो लाल बाल पाल में देखिएगा ना, बाल पाल, तो लाल बाल पाल में एक तो लाल लाजपत राय हो जाते हैं, ओके। उसके बाद बिपिन चंद्र जो बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, और पाल में आते हैं बिपिन चंद्र पाल। तो देख लीजिएगा तीनों कभी कभी ऐसे ही पूछते हैं, लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और राय। बाकी दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखिएगा, इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है ना, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये पहले ऐसे पर्सन थे, क्या थे? पहले ऐसे पर्सन तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में चुने गए थे। तो याद रखिएगा इनके बारे में, इंपॉर्टेंट बनता है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा इनके बारे में, हाँ, इनका एक बुक है ना, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का एक बुक है, तो इसको याद रखिएगा, ओके। ओके, इतना सारा चीज़ हो गया ना। सूरत स्प्लिट, बाकी 1906 का एक जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसको याद रख लीजिएगा ना। सूरत हुआ था आपका कलकत्ता में, उसको जवाहरलाल नेहरू जो है से हेड कर रहे थे, ओके। जवाहरलाल नेहरू जो है से हेड कर रहे थे, ओके। तो उसको याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी। इसमें क्या हुआ था? इसमें आपको जो है से पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, इसीलिए है, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग उठाया गया था, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1906 का कलकत्ता सेशन कलकत्ता में हुआ था। और अभी बात कर रहा था सूरत में ना। सूरत कहाँ है? सूरत आपका देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में ना, सॉरी सूरत जैसे गुजरात में है। अब मतलब कभी कभी चला जाता है, मतलब ऐसे एक सूरत जो है से गुजरात में है, अभी एक जैसे कि महाराष्ट्र में ना नागपुर वगैरह रीजन थोड़ा सा याद रहता है। तो सूरत आपको गुजरात में देखने को मिलेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको देखिए यहाँ से, बाय व्हिच कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड। तो आप लोग को पता होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, ओके। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग ऐड किए, तो कितना फंडामेंटल ड्यूटी जो है से, अभी कितना फंडामेंटल ड्यूटी है आप लोग को इतना आइडिया है? फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, फंडामेंटल राइट्स कितना है, 7 है या 6 है कि 5 है, कितना है बताइए थोड़ा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितने हैं, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? FD और FR दोनों लिखिए, जल्दी लिखिएगा, ओके, छोड़ के मत जाइएगा, आप लोग छोड़ छोड़ के चले जाते हैं।
देखिए ये कहानी हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन जो है से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार देखने को मिल जाता है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में ना, 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था, याद रखिएगा। तो उस समय मौलिक कर्तव्य यानी कि जिसको आप लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ बोलते हैं उसको ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए आप लोग देखिएगा एक स्वर्ण सिंह कमेटी जो है बनाया गया था। क्या कहता है? स्वर्ण सिंह कमेटी ना। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के बारे में इसको याद रखिएगा। और स्वर्ण सिंह कमेटी बनाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया था, और फंडामेंटल ड्यूटी देखिएगा 51A में ऐड किया गया है ना, 51A। कभी भी कैपिटल लेटर लिखा जाता है, कोई आर्टिकल देखते हैं उसके बाद ए लिखा होता है, समझ जाइए कि संविधान में संशोधन करके उसको डाला गया है, तो 51A में है। ओके, तो इसको याद रख लीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही है 51 में। बाकी 36 से लेकर 51 तक आपका देखने को मिलता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना, DPSP यही है, राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत, जिसको आप लोग कहाँ से लिए हैं? DPSP का प्रोविजन लिए हैं हम लोग आयरलैंड से ना। और जो आप लोग देखते होंगे कंकरेंट लिस्ट वगैरह, ओके, कंकरेंट लिस्ट अभी बात करूंगा। कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ओके, तो इतना तरह याद रखिएगा, यही सारा काम था। अभी देखिएगा कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, ओके, 1976 का, इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट था ना, जिस 5 सब्जेक्ट था उसमें एजुकेशन भी था। एजुकेशन को स्टेट से हटाकर उसको जो है से आप लोग कंकरेंट में डाल दिए। क्या डाल दिए? कंकरेंट में लिस्ट में डाल दिए। तो टोटल 5 सब्जेक्ट उस समय ट्रांसफर किया गया था। और सेकुलर वर्ड भी आपको पता होगा कि 1976 था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, उसी में सेकुलर वर्ड हम लोग ऐड किए थे संविधान में, तो इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे देख लीजिएगा, टोटल हो गया एजुकेशन। जो है से आप ये पूछेगा कि कौन शेड्यूल में है, तो अब जो है समवर्ती सूची में है, यानी कि आपका कंकरेंट लिस्ट में है ना। अब कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिए हैं प्रोविजन हम लोग? कंकरेंट लिस्ट हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया से प्रोविजन। बोरोड जो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम लोग बोरोड किए हैं बाहर से, तो उसको पूछा जाता है। मैं तो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी इज सिचुएटेड इन। बात की जा रहा है कि नेशनल जो रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वह कहाँ पे है, तो बताइए इसका आंसर। उसके बाद बताता हूँ कि इसका क्या कार्य होता है। तो देखिए इसका आंसर हैदराबाद होगा। क्या होगा? हैदराबाद होगा, जहाँ पर आपका सालार जंग म्यूजियम है, सालार जंग म्यूजियम है, और चार मीनार भी है। ओके, तो वहाँ पे है हैदराबाद में। हैदराबाद का सांसद ओवैसीउद्दीन ओवैसी जो है से बहुत न्यूज में रहता है, उनको बनाया देखिएगा, हैदराबाद से वो सांसद है। बाकी कोलकाता हो गया, सिटी ऑफ जॉय हो गया ना, सिटी ऑफ जॉय। बेंगलुरु को आप बोल दो स्पेस सिटी वगैरह बोलते हैं, चेन्नई लेदर सिटी वगैरह इसको कहा जाता है। ओके, मतलब लेदर सिटी नहीं कहा जाता है, सॉरी, मतलब यहाँ पे लेदर का रिसर्च का इंस्टीट्यूट है। लेदर सिटी ऐसे कानपुर का आप लोग बोलते हैं ना, कन्फ्यूजन दोनों में नहीं होना चाहिए। लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट वहाँ पे है चेन्नई में, ओके, लेकिन लेदर सिटी हम लोग कानपुर कहते हैं, कानपुर यूपी में। कानपुर में आपका देखने दो चीज़ मिलता है देखने को, एक होता है ग्रीन पार्क स्टेडियम, और एक मिलता है इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI। ओके, दाल, चलिए आंसर आपका हैदराबाद हो गया। या रिमोट सेंसिंग जो है से देखिएगा, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1974 में, याद रख लीजिएगा। 1974 में इसको जो है से हम लोग इस्टेब्लिश किए थे, किसको? राष्ट्रीय जो है से दूरवर्ती संवेदी एजेंसी, यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। इसका काम होता है कि बहुत सारे जो मौसम वगैरह चेंज वगैरह होते हैं, तो उसको स्टडी करने का काम ये करता है, ताकि डेटा वगैरह प्रोवाइड करा सके। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जो है से अगर मान लेते हैं कोई मौसम वगैरह खराब होने वाला होगा, तो उसके हिसाब से अपना काम कर सकेंगे, देखेंगे कौन फसल कब लगाना है, कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। तो बहुत सारा अगर मेरे पास हम लोग पास डेटा रहता है तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, अपना जो सिस्टम वगैरह होता है उसको इनहेंस करने में। जैसे अगर हमको पता चल जाए कि डिजिटल आने वाला है, तो हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट कर लेंगे ना, कि हाँ उससे आएगा तो उसको कैसे हैंडल करना है। दूसरे से कहानी होता है, देख लीजिएगा 1974 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, हैदराबाद में है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग विच पीरियड व्हेन सांग केम टू इंडिया। तो बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन ना बहुत इजी है, लेकिन इस इजी क्वेश्चन में जो है आप पता है, आपको सबको पता है हर्षवर्धन आंसर है, लेकिन मैं इसमें बहुत सारी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इजी क्वेश्चन मैं लेता हूँ, लेकिन उसमें बहुत सारा आपको डेटा मैं देने की कोशिश करता हूँ। सुनते जाइए, यहाँ से जब ऑडियो विजुअल मोड से सुनिएगा तो बहुत सारा फायदा होगा। तो व्हेन सांग जो है हर्षवर्धन के काम में, व्हेन सांग का ना स्पेलिंग गलत है, थोड़ा सा HIUN होता है। तो व्हेन सांग का जो देखिएगा हर्षवर्धन काल में आए थे। हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन व्हेन सांग से ही पूछते हैं। जो व्हेन सांग थे चाइना से आए थे। कहाँ पे आए थे? ये आए थे आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो उसमें पूछते हैं कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए तो उसमें वहाँ पे टीचर कौन थे? तो वहाँ पे टीचर थे आचार्य शीलभद्र। तो क्वेश्चन पूछते हैं, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आता है कि जब नालंदा यूनिवर्सिटी है तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड कौन किया? तो कुमार गुप्ता। क्या किए? कुमार गुप्त जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड किए थे। बाकी एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आता है, क्या था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसको धर्मपाल जी है से फाउंड किए थे, तो याद रखिएगा।
बाकी हर्षवर्धन जैसे हर्ष डायनेस्टी, जिसको आप लोग वर्धना डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट किए थे। इस 7वां सेंचुरी की बात हो रहा है सारा, जो हर्षवर्धन के काल में था। ओके, पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन डायनेस्टी भी इसको बोला जाता है ना, पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धना डायनेस्टी भी रहेगा तो वही है। 7वीं सेंचुरी में हर्षवर्धन उसको फाउंड किए थे। हर्षवर्धन का कोई बुक याद रख लीजिएगा। इनके पापा का नाम था ना प्रभाकर वर्धन ना, पापा का नाम था प्रभाकर वर्धन और मम्मी का नाम था यशोमती। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, ओके, राधा की गोरी मैं क्यों काला। तो वही था। तो प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी थे और यशोमती इनकी माता थी। धर्मपाल के बारे में बता दिया कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को फाउंड किए थे। ओके, धर्मपाल जी। अकबर तो जानते हो मुगल किंग है। चंद्रगुप्त द्वितीय और चंद्रगुप्त मौर्य में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है से आपका समुद्रगुप्त के बेटा थे। ओके, और देखिएगा विक्रमादित्य को उपाधि धारण किए थे। इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय बोला जाता है। ओके, विक्रमादित्य को ही। और ये 5वें मतलब राजा थे आपका, देखिएगा गुप्त काल में ना। चलिए तो देख लीजिएगा। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्ता को माना जाता है। और देख लिया आपने चंद्रगुप्ता के बारे में। और यहाँ से वो चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वह चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, वो आपका देखने को मिलेगा मौर्य डायनेस्टी से थे ना, मौर्य डायनेस्टी से। ये अलग है थोड़ा सा। गुप्त काल को भारत का मतलब भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय कला वगैरह के क्षेत्र में, साइंस वगैरह क्षेत्र में बहुत विकास कर रहा था। पता होगा आर्यभट्ट वगैरह, वराहमिहिर वगैरह उन्हीं के काल में थे। ओके, और बाकी हर्षवर्धन के द्वारा बुक है ना, हर्षवर्धन बुक लिखे हैं कौन? प्रियदर्शिका। क्या है? प्रियदर्शिका और रत्नावली, दो बुक याद रखिएगा। प्रियदर्शिका और रत्नावली, दो बुक इनका याद रखिएगा हर्षवर्धन। और हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द करेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिलोंग्स टू विच कंट्री? पूछा जा रहा है कि जो करंट सेक्रेटरी जनरल है, ओके, करंट सेक्रेटरी जनरल है, नाम क्या है उनका? करंट सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस हैं। तो वह 9th नंबर के है ना, याद रखिएगा। 9th नंबर के भी सेक्रेटरी जनरल है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। चीफ जस्टिस जो है अभी किस नंबर के हैं? ओके, इसरो का चेयरमैन है किस नंबर के हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन किस नंबर पे हैं? ओके, बात समझ आ रहा है ना आपको? फिर ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो सबके बारे में डेटा होना चाहिए। तो चलिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ से सेक्रेटरी जनरल जो है से आपको याद रखिएगा, ये 9th जो है सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। ये जैसे पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल पता है ना, वहीं से जहाँ से क्रिस्टियानो रोनाल्डो निकल के आते हैं, फुटबॉल के जो मतलब किंग बोल सकते, किंग तो है ही, क्या कहना है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर, जाकर सर्च कर लीजिएगा रोनाल्डो को। ही इज़ द ओनली पर्सन आई फॉलोड ऑन इंस्टाग्राम। तो ये पुर्तगाल से थे ना। पुर्तगाल का कैपिटल हो जाता है लिस्बन। क्या होता है? लिस्बन। देख लीजिएगा। और जो देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन थे, ओके, उसका जो प्रथम महासचिव थे वो थे त्रिगवेली। क्या था नाम था उनका? त्रिगवेली। और वो कहाँ के थे? वो थे नॉर्वे के। वही नॉर्वे जहाँ पर नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज दिया जाता है, जी हाँ, नोबेल का पीस प्राइज होता है। नॉर्वे के कैपिटल ओस्ले में दिया जाता है। सिर्फ पीस का ही दिया जाता है, सिर्फ पीस का ही नोबेल प्राइज दिया जाता है ओस्ले में। बाकी जितना भी 5 प्राइजेज है, टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, वो आपका स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। ओके, तो समझ चुके हैं ना? तो देख लीजिएगा। अभी 2022 का नोबेल प्राइज वगैरह होगा, अभी देखते हैं 21 का 22 का डिस्कस करेंगे। ओके ना, सारा एग्जाम नहीं होगा तो आएगा, नहीं तो चलते रहेगा धीरे धीरे, पिछला साल ही चलेगा। तो जब तक डेटा नया नहीं आता था तो पीछे साल ही चलेगा। ओके, तो सब पर काम चल रहा है, धीरे धीरे मैं सबको प्रोवाइड कराते रहूँगा। एक अकेला आदमी कितना करेगा बताइए? 7 to 8 आवर मतलब क्लास रहता है हमारा मेरा। उसके बाद भी 2 वीडियो आप लोग अपलोड करना है। थोड़ा बहुत लेट होता है तो मैंने तो आप लोग कर सकते हैं। लाइफ में बहुत चीज़ मैनेज करते हैं आप लोग, इसको ही मैनेज करके चलना होगा। अब इस मत बोलिएगा कि मैं जो हूँ से इसमें लापरवाह हूँ, ओके, अनपंक्चुअल टाइप का नहीं हूँ। ओके, समय का बहुत अभाव रहता है, जिसके चलते ऐसी चीज़ देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स, यानी कि जो एंडोक्राइन ग्रंथि, जिसको आप लोग अंतःस्रावी ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, किसका स्राव करती है? यूरिन का, स्वेट का, एंजाइम का या फिर हार्मोन का? तो इसका सही आंसर होगा हार्मोन। क्या होगा? सही आंसर होगा हार्मोन। अब हार्मोन होता क्या है कि जैसे कि अगर कोई ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो वह क्या करता है कि अगर कोई अपना जो सीक्रेशन उसका होता है डायरेक्ट ब्लड में फ्लो कर देता है। क्या करता है? डायरेक्ट ब्लड में फ्लो कर देता है, तो वहाँ से उसको हार्मोन कहा जाता है। जैसे आप लोग विटामिन डी है, क्या है? विटामिन डी जो है वो भी एक हार्मोन ही है। तो ऐसा पूछा जाता है कि वो कौन सा एकमात्र विटामिन है जो विटामिन जो है से एक हार्मोन है? तो विटामिन डी है, जो कि आप लोग को पता होगा कि जब सनलाइट आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलता है तो विटामिन डी मिलता है, सीधे ब्लड में प्रवाहित हो जाता है। बॉडी में आप लोग देखे होंगे जो भोजन होता है उसमें से कैल्शियम वगैरह को इकट्ठा करने के लिए हमको विटामिन डी चाहिए ना। भोजन से कैल्शियम को निकालने के लिए, जैसे हड्डी वगैरह बनता है बहुत सारा, तो उसमें से विटामिन डी हमको चाहिए होता है ताकि एब्जॉर्ब किया जा सके। तो ये सारा फंक्शन होता है, याद रख लीजिएगा। हार्मोन हो गया, तो बहुत सारे हार्मोन बॉडी में देखने को मिलते हैं। यहाँ से बात कर लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो देख लीजिएगा, सबसे जो आप लोग देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है आपको देखने को मिलेगा थायराइड ग्लैंड। क्या है? थायराइड जो ग्लैंड है वह सबसे बड़ा है।
ओके। और सबसे छोटा देखने को मिलेगा आपको पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है सबसे स्मॉलेस्ट है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे छोटा नहीं है। पीनियल ग्लैंड का वेट 0.8 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको आप लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों होता है आपका ब्रेन में ही, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो ग्लैंड है उनके हार्मोन को क्या करता है, मतलब मैनेज करता है, इसीलिए। ओके। बाकी एंजाइम वगैरह देख लीजिएगा। एंजाइम वगैरह जो होता है सबका बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। ओके, एक तरह का एंजाइम वगैरह बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है, इसको याद रख लीजिएगा। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होता है किसी रिएक्शन वगैरह चाहे कोई काम हो रहा है तो उसका रेट को इंक्रीज कर देता है। स्वेट पसीना जानते हैं, इसमें NaCl पाया जाता है। यूरिन में तो बहुत सारा नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है जो कि आप लोग पता होगा किडनी काम करता है ना, उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अब इसका यूनिट होता है नेफ्रॉन, याद रख लीजिएगा। और डायलिसिस वगैरह जो लगता है ना, वो जिसका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो जाता है उसी के लिए डायलिसिस लगता है, यानी कि अपोहन, याद रख लीजिएगा इसको। इन सर आपका हार्मोन हो गया ना, तो हार्मोन याद रख लीजिएगा। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, याद रखिएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गार्ड सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, द होना चाहिए। देखिए यहाँ से ना PPT बनाना, हिंदी इंग्लिश सारा काम करना, अभी भी शाम में भी इतना सारा मैनेज करना दिक्कत हो जाता है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा ना, बार बार मैं रिटेट कर रहा हूँ आपसे। WBCs, RBCs, बोन मैरो या फिर प्लेटलेट्स, तो किसको आप लोग बोलते हैं कि जो है से शरीर का रक्षा तंत्र है? तो रक्षा तंत्र बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को, कहीं कहीं इसको कॉर्पल्स भी बोला जाता है ना, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स भी बोला जाता है। तो सेल का बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है उसको हम लोग कॉर्पल्स बोलते हैं, तो सेल को ही बोला जाता है, तो उतना कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो व्हाइट ब्लड सेल इसको रक्षा तंत्र बोलते हैं, यानी कि आप लोग क्या करता है, शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। WBC का टाइम ज़्यादा दिन नहीं होता है, 1-2-3 दिन होता है ना, इसका टाइम 1 से 2 दिन होता है। लाल रक्त कोशिका जिसको आप लोग रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, वो होता है उसका टाइम 100 से लेकर 120 दिन तक। आपको पता होगा कि मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो आपका किसको प्रभावित करता है? लाल रक्त कोशिका को ही प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि पता है उसको कि जो है व्हाइट ब्लड सेल में जाएंगे तो मेरे 1 से 2 दिन में कहानी खत्म हो जाता है। और मच्छर लोग ऐसे ज़्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रहता है। ओके, मच्छर लोग 2-3-4 दिन तक जिंदा रहता है। तो मेरी मम्मी थी, तो मैं उसे बोला ना कि मम्मी जानती हो मच्छर का ही ना 2 से 3 दिन रहता है। तो मैं बोले कि हाँ तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मैं एक मच्छर को कब से देख रहा हूँ, इतना बड़ा है, उसको 1 हफ्ता से हम देख रहे हैं। मम्मी कहना कहानी गजब रहता है। तो 100 से 120 दिन हो गया। अस्थि मज्जा वगैरह में आपको पता होगा ब्लड बनता है, प्लेटलेट्स वगैरह ही ब्लड में पाए जाते हैं, सब सारी चीज़ें। तो बोन मैरो में ब्लड बनता है। अब बाकी सारा चीज़ आपने देख लिया, लाल रक्त कोशिका वगैरह। ओके, लाल रक्त कोशिका आप लोग बताइए कि जो ब्लड है लाल क्यों होता है? लाल क्यों होता है? इसमें एक क्या होता है कि जिस चलते लाल होता है? अभी तो निकल जाता ऐसा ना होते रहता मेरे साथ। नेक्स्ट आता है शिवाजी के बारे में, जो कि फाउंडर थे, आपका पता होगा मराठा एम्पायर का। इन 1659 शिवाजी का एस कैपिटल होना चाहिए। शिवाजी किल्ड अफजल खां। अफजल खान ना, एक मैं इसको मेरा अपना पॉकेट FM चलता रहता है, वो बताया था ना। थोड़ा सा मेरे लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश किया कीजिए, थोड़ा मतलब कुछ जरूरी नहीं है, बस मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्कस करते रहता हूँ। देखिए अगर मैं कुछ चीज़ अच्छा करता हूँ ना, तो आप लोगों को जानना चाहिए, सीखना चाहिए। कुछ अच्छी चीज़ें लाइफ में सुन सकते हैं। ओके, पढ़ने के अलावा भी सुन सकते हैं। इससे आपका जो है ना से मतलब पढ़ाई के अलावा जो मतलब सोसाइटी में जो चलने का रहने का जो ढंग होता है ना, तो वो चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, सिर्फ पढ़ लेने से थोड़ी ना कोई महान बन जाता है। तो पढ़ना मतलब पढ़ के जॉब लेना, ये रियल लाइफ नहीं है। वो सर मैं लोग देखता हूँ कि मतलब पढ़ लिए और जॉब ले लिए, उसके बाद अपना ज़िंदगी चल रहा है, बाकी इसी से कोई मतलब नहीं है। तो सोसाइटी में चेंज कैसे होगा भाई? चेंज करने के लिए आए हम लोग। ओके, इंसान वही है जो दूसरे के लिए जीता है। कुछ सीखा कीजिए। ओके, जैसे मैं आजकल बताया था कि आम्रपाली सुन रहा था, तो उसमें सोसाइटी में वुमेन का जो कंडीशन है उस बहुत चीज़ जानने को मिलता है। ओके, थोड़ा सा आइडिया मिलता है। तो चलिए शिवाजी साम्राज्य से कहाँ पहुँच गए वैशाली में। तो इन 1659 शिवाजी किल्ड अफजल खां। ओके, अफजल खां इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट, किस किले में उनको मारे थे? रायगढ़, प्रतापगढ़, विशालगढ़ या फिर पन्हालगढ़। तो देखिए उनको जो है से मौत के घाट उतारा गया था अफजल खान को शिवाजी के द्वारा प्रतापगढ़ के किले में। क्या पे? प्रतापगढ़, बहुत फेमस है। शिवाजी आपको पता होगा कि जो है से मराठा जो साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य, उसके क्या थे? उसके फाउंडर थे। ओके, मराठा साम्राज्य। ऐसे देखिए यहाँ से काम हो रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देख लीजिए शिवाजी जो है मराठा एम्पायर को फाउंड किया था 1674 में। तो आप लोग बोलिएगा कि जब 1674 में फाउंड हुआ तो 1659 में क्रियाकलाप कैसे हो गया? तो देखिए पहले से चला आ रहा था मराठा एम्पायर, लेकिन एक्चुअली में जब इसको फाउंडेशन स्टोन तब रखा गया जब शिवाजी ने छत्रपति का जब पदवी धारण किए। 1674 में डेट था जब छत्रपति का जो है पदवी धारण किए थे शिवाजी।
तब से जो है उसका रियल में एग्जिस्टेंस माना जाता है, समझे। चलिए, बाकी शिवाजी और जय सिंह के बीच में एक पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में, इसको भूलिएगा नहीं। ओके, तो आंसर हो गया प्रतापगढ़। और बाकी शिवाजी के टाइम में गुरिल्ला वारफेयर फेमस था, और मैं एक गुरिल्ला वारफेयर आप लोगों को बता देता हूँ। गुरिल्ला वारफेयर और गोरिल्ला वारफेयर दोनों में अंतर, क्योंकि पता है इंग्लिश में एक क्वेश्चन पूछा गया था गोरिल्ला, एक था गोरिल्ला, ग्यूरिल्ला, भूल गया क्या, GUERILLA, मतलब होता क्या है ना, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते भूल भी जाता हूँ तो ऐसे ऐसे कभी कभी हो भी जाएगा। एक गोरिल्ला होता है, अभी गोरिल्ला वारफेयर, तो ये वार है आपका, क्या है, गोरिल्ला वार है, अभी ये जो गोरिल्ला है ये एनिमल है। ओके, समझ में आ गया। तो वहाँ क्या था ना कि गोरिल्ला वारफेयर देखे तो कभी कभी ये गोरिल्ला दे देगा, कभी कभी ये गोरिल्ला दे देगा। तो गोरिल्ला वार है जिसमें लोग क्या करते थे ना, घात लगा कर बैठते थे, क्या होता था, घात लगा कर बैठे रहते थे, जब कोई उनका शत्रु आता था तो उस पर अटैक कर दिया जाता था। ओके, तो ये गोरिल्ला वारफेयर था। अभी गोरिल्ला जीव है, गोरिल्ला ओरंगुटन आप लोग तो सुने होंगे आंसर हो गया आपका प्रतापगढ़। ओके, चलिए, और कुछ इसमें से शिवाजी, और बाकी देख लीजिएगा शिवाजी के नाम पर भारत में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई जो आपका है वही है छत्रपति, और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। ओके, चलिए, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जानते थे, और यहीं से चला था ना मुंबई से थाने के बीच में, मुंबई से थाने के बीच में चला था, आप लोग को देखने को मिलेगा भारत की पहली ट्रेन 1853 में। ओके, 34 किलोमीटर। क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट हैज़ बीन मेंशन्ड, यानी कि बताना है कि सेंटर और स्टेट यानी कि राज्य और जो केंद्र होता है उसके बीच शक्ति का विभाजन का वर्णन किया गया है किस शेड्यूल में। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका 7वां शेड्यूल में। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वह आपके गाँव में नहीं आकर देख सकते हैं कि वह क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे देखने के लिए पंचायत वगैरह है, ब्लॉक है, वार्ड है, तो उसमें वहाँ पे देखा जाएगा। तो मैं हमेशा से बात करता रहा हूँ, जैसे कि वर्ल्ड में जो है क्या है, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है सबसे, वो सब थोड़ा थोड़ा पावर दे दिए किसको, कोई अग्नि देवता है, कोई वायु के देवता है, कोई पानी के देवता है, जल के देवता है, तो ऐसे ऐसे सबको पावर दे दिए हैं कि जब जरूरी पड़ेगा तो आप लोग अपना काम करते रहिए, बहुत ज़्यादा स्पेशल केस होगा तब मेरा दरवाजा ठकठकाइएगा। बात समझ में आ रहा है। तो 7 शेड्यूल में आप लोग को देखने को सारा मिल जाएगा। तो यही तो सेंट्रल स्टेट था। ओके, और सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए एक देख लीजिएगा, एक सरकारी आयोग था ना, सरकारी आयोग याद रखिएगा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। और जब भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात है, सरकारी आयोग को बनाया गया था 1983 में। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, 1983 में इसको बनाया गया था, जबकि रिपोर्ट उसने जो है उसने मतलब उस कमीशन ने 1988 में इसको सबमिट किया था। ओके, तो याद रखिएगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात करता है। 7 शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वही है जहाँ पे आपको 3 लिस्ट देखने को मिलता है। ओके, 3 लिस्ट देखने को मिलता है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो वही सारा आप लोग को देखने को मिलेगा 7 शेड्यूल में ही है। अच्छा, 7 शेड्यूल किस पार्ट में पड़ेगा बता सकते हैं? जो 7 शेड्यूल है किस पार्ट में आता है बताइए, अभी पूरा नहीं हुआ है। 7 शेड्यूल किस पार्ट में है बताइएगा। एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ तो दे दिया कीजिए भाई, इतना भी भाव नहीं खाना चाहिए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ह्यूमन कंप्यूटर। ह्यूमन कंप्यूटर किनको कहा जाता है? तो यह शकुंतला देवी जी हैं। क्या है? शकुंतला देवी जी हैं। ओके, याद रखिएगा इनको। भारत की थी, पता है 13 डिजिट का नंबर था। क्या था? 13 डिजिट का नंबर और एक और 13 डिजिट का नंबर। इनका मूवी देख लीजिएगा, शकुंतला देवी, विद्या बालन जी रोल की हैं, मूवी है। 13 डिजिट गुना 13 डिजिट का नंबर था, वजह से इसका मल्टीप्लाई जस्ट 28 सेकेंड्स में कर दिए थे। 28 सेकेंड्स, सोच लीजिएगा। तो इसलिए इसको ह्यूमन कंप्यूटर या फिर वीमेन कंप्यूटर भी आप लोग इनको बोल सकते हैं। वह लेडी एडा लवलेस नहीं है ना, वो तो प्रोग्रामर थी, मदर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा था ढाका। ढाका क्या है? द ढाका ऑफ बांग्लादेश इज रिनाउंड फॉर, रिनाउंड मतलब होता है फेमस। बांग्लादेश का ढाका जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? रिनाउंड मतलब फेमस होता है ना, फेमस। चाय, कॉफी, कपास, सोना या जूट? आंसर होगा आपका जूट। ओके, क्या होता है? जूट। जूट आप लोग जानते हैं, जूट वगैरह से बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, टोकरी वगैरह वगैरह, बोरी वगैरह बनाया जाता है। बोरी को अंग्रेजी में सैक बोलते हैं, ऐसे के। तो ढाका बांग्लादेश में है, बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, तो इसको याद रख लीजिएगा। जूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का मतलब रीजन है, वहाँ पे बांग्लादेश वगैरह में जब जाता है तो वहाँ से जूट वगैरह का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों को पता होगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क आप लोग देखने को मिलेगा, वेस्ट बंगाल में है ना, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क है। और यहाँ से देखने को मिलेगा सुंदरी ट्री होता है, इसलिए इसको सुंदरबन बोलते हैं, उससे कंफ्यूजन होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा वहीं बनता है ना, गंगा नदी के द्वारा। और बाकी एक चीज़ क्वेश्चन पूछते हैं, बांग्लादेश में
बांग्लादेश में गंगा नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं पद्मा। क्या बोलते हैं, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोला जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्रा को बोला जाता है जमुना। जमुना, पद्मा और जमुना जब मिलता है तब मेघना नदी बनता है, तो कोई थोड़ा सा पता होना चाहिए सब चीज़। ओके, चलिए, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है, 5 राज्य से गुजरता है, जिसमें आपको झारखंड भी आता है, एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर गुजरती है। आंसर आपका झूठ हो गया। बाकी गोल्ड का सबसे ज़्यादा खपत जो होता है आपको देखने को मिलेगा इंडिया में होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं ना। कर्नाटका गोल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है। बाकी कॉफ़ी देखने को मिलेगा आपको, कॉफ़ी वगैरह, कॉटन, कपास से होती है, रेगुर मृदा में होता है ज़्यादा। कॉफ़ी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, कॉफ़ी आपका सबसे ज़्यादा आसाम में देखने को मिलेगा ना सबसे ज़्यादा। जबकि जो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में फेमस कॉफ़ी है वो है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। और कॉफ़ी के लिए याद रखिएगा जो आपका कौन कॉफ़ी था, दार्जिलिंग टी ना, उसको भारत में फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था। कॉफ़ी बोल रहा हूँ, देखिए चाय से, चाय को था। ओके, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, कॉफ़ी का कर्नाटका ही है सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक। ओके, चलिए ये सब है। कुरुग्रा रीजन कर्नाटका में फेमस है। आंसर आपका झूठ हो गया। बाकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता रिवर डिस्प्यूट भी है ना, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट भी है, इसको याद रख लीजिएगा। और देख लीजिएगा हम लोग जो है बांग्लादेश के साथ सबसे जैसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर हमारा है बांग्लादेश के साथ ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ फ्लावर इज इन विच स्टेट। बोला जा रहा है कि वैल्यू ऑफ फ्लावर कहाँ पे है। आपको बताना है कि वैल्यू ऑफ फ्लावर देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए बन जाता है ना कि सारा नेशनल पार्क आपसे पूछते नहीं है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होते हैं उसको पूछ देते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ फ्लावर है तो ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सारा चीज़ कुछ भी नहीं उठा के पूछ देते हैं, जो ज़्यादा रिलेवेंट होता है उसी से पूछते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगा के चला कीजिए। तो वैल्यू ऑफ फ्लावर जो है कहाँ पे है, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरला या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। चमोली डिस्ट्रिक्ट ना, डिस्ट्रिक्ट पूछने तो याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ना, वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज इसको किया गया है क्योंकि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी तमिलनाडु में कुछ नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, अन्नामलाई और मधुमलाई। ओके, और केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। ओके, पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। और हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है आपको, यहाँ से याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक फेमस नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क। क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क 3 वैली है, बताता हूँ सर आज ना, रुक जाइए। आंसर आपका उत्तराखंड हो गया, टेंशन मत लीजिए। एक होता है पिन वैली, क्या होता है, एक होता है पिन वैली, एक होता है कांगड़ा वैली। क्या होता है, कांगड़ा वैली। एक होता है न्यूरा वैली। क्या होता है, न्यूरा वैली। तीनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूरा वैली, कुछ ट्रिक बनेगा तो देखता हूँ, तुरंत बनाता हूँ। पिन वैली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलेगा आपका, पिन है ना हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कांगड़ा वैली आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और न्यूरा वैली आप लोग को वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, जैसे आपका न्यूरा वैली आप लोग जो है देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में। तो तीनों वैली को याद रखिएगा, पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा वैली छत्तीसगढ़, न्यूरा वैली वेस्ट बंगाल। ओके, और आप लोग देखना सुंदरबन नेशनल पार्क बता ही दिया वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, जहाँ पे कांगड़ा वैली है। ओके, कुछ ट्रिक बनेगा तो बना के भेजिए, अभी तो फिलहाल तो नहीं बना। आंसर आपका हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया उत्तराखंड ना। चलिए, बाकी कॉर्बेट नेशनल पार्क वहीं पे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखिएगा। भारत का पहला नेशनल पार्क बना था ना 1936, और इसे बाकी जनगणना सबसे पहले 1932 में पलामू के जंगल में कराया गया था। झारखंड के पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन पाइन ट्रीज आर फाउंड। पाइन ट्री जो होता है, जिसको आप लोग चीड़ का वृक्ष बोलते हैं, वह जो है कहाँ पे पाया जाता है, निम्न में से किस क्षेत्र में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वन, टाइगा वन जिसको आप लोग बोलते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर उष्णकटिबंधीय यानी कि टेम्परेट सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट, कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए जो यहाँ से आंसर है वह है आपका कोनिफोरस फॉरेस्ट ना, जो देखने को मिलेगा आपको चीड़ का वृक्ष पाइन ट्री। ओके, वो है कोनिफरस ट्री में आता है। ओके, कोनिफरस समझते हैं, कोन के जैसा ऐसा होता है उसका पत्ती वगैरह। ओके, जब ठंडे प्रदेश में होते हैं तो जैसे ओस वगैरह गिरता है तो ओस वगैरह उनके पत्ती पर ना रहे ना, तो जितना भी स्टोमेटा वगैरह होता है बंद हो जाएगा। तो उन लोग का प्रोसेस कैसा होता है, गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, उसके चलते उन लोग का ऐसा होता है। मतलब ना एडेप्टेशन एक नेचर का बहुत अच्छा रोल है, एडेप्टेशन एक नेचर का बहुत ज़्यादा रोल है। ग्रीड अपना देखिए, अगर दुश्मन का खतरा होता है तो कैसे अपने आप को अडेप्ट कर लेता है, रंग कलर से बदल लेता है। तो देख लीजिए, लोग अगर कोई कलर बदलते हैं तो उनसे गुस्सा मत होइए भाई, वो नेचर का रूल है, कलर बदलेगा ही सब। ओके, जब जरूरत पड़ेगा कलर बदल जाएगा। तो अगर कोई बदल जा रहा है तो उससे कोई टेंशन नहीं है, जाने दो।
कोनिफेरस फॉरेस्ट हो गया आंसर। एक क्वेश्चन पूछूंगा, झारखंड बहुत पढ़ रहे हैं नहीं, साल जो ट्री है वह किस तरह का ट्री है, बताइए साल। संत तुकाराम के बारे में बात किया जा रहा है। संत तुकाराम हु सोज हिज फेथ इन लॉर्ड विठल, वो लॉर्ड विठल जो है कंपोजिंग अभंग, बोला जाता है कि अभंग की रचना किए थे, क्या किए थे, बिलोंग्स टू, यानी कि बिलोंग टू पास्ट टेंस का है, बिलोंग टू। तो संत तुकाराम की बात की जा रही है जो कि विठल भगवान के प्रति जो बहुत भक्ति भाव रखते थे, अभंग की रचना करते हुए संत तुकाराम थे। कहाँ के रहने वाले थे, पंढरपुर, आलंदी, पैठन या फिर पुणे के निकट देहू में। तो आंसर इसका पुणे के निकट देहू में हो गया। अब इनको याद रखिएगा, ये जो है शिवाजी के समकालीन थे, किसके, शिवाजी के समकालीन थे। अभी बात किया था ना शिवाजी, मराठा साम्राज्य वाले। तो ये जो संत तुकाराम थे वो जो थे शिवाजी के समकालीन थे। जन्म पुणे के निकट देहू में हो गया। तो पुणे कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है ना। चलिए पुणे तो आप लोग पता होगा ना, सीडेक वगैरह वहीं पे है, सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग हो गया। बाकी तुकाराम के बारे में, यहाँ इनके गुरु का नाम था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जैसे इनके गुरु का नाम था। आंसर हो गया पुणे नियर देहू, देहू के निकट पुणे में। इनमें से कौन सा चैनल इग्नू के द्वारा प्रसारित है। देखिए कभी कभी ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। ऐसे तो जो सीटेट वाले करते हैं, सीटेट वालों को सबको पता होगा, उन लोग को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो इग्नू इंपॉर्टेंट है क्योंकि इग्नू देखिए एक डिस्टेंस लर्निंग में बहुत इसका योगदान है। आप लोग इग्नू से बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो इनमें से कौन सा चैनल इग्नू द्वारा प्रसारित है, यानी कि कौन सा इसके द्वारा एडवर्टाइज किया जाता है, इग्नू चैनल। इग्नू एक है, मतलब बताऊंगा अभी। इग्नू एक संस्थान है, तो मतलब एक तरह पूरा संस्थान बोल सकते हैं एक तरह का। तो इसको जो है से क्या है कि इसके बाद एक चैनल चलाया गया, तो वो कौन है, इम्पैक्ट, डीटीएच, दूरदर्शन है या फिर डिस्कवरी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्कवरी। तो डिस्कवरी चैनल जो आप लोग देखते हैं वह इग्नू जैसे चला के रखता है। अब इग्नू होता क्या है, इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्या बोला, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसको नवंबर 1965 में फाउंड किया गया था इग्नू को। ओके, इग्नू को जो बनाया गया था नवंबर 1965 में बनाया गया था। एक बार इसके बारे में याद रख लीजिएगा कि इसमें डिस्टेंस लर्निंग को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस लर्निंग को जो है से बढ़ावा दिया जाता है। अब डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है, तो डिस्टेंस लर्निंग वो होता है जैसे कि आप लोग पता है कि अभी जाके आप लोग अभी मतलब टीचर के समक्ष जाके पढ़ते हैं, स्कूल वगैरह में जाते हैं। लेकिन इग्नू में जो होता है कि एग्जाम में आप जाइएगा तो स्टूडेंट लोग एडमिशन ले लेता है, जबकि घर में अपना स्टडी करता है। यानी कि जो टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होता है लाइव टू लाइव, वो नहीं होना चाहिए, होता है। ओके, दूरस्थ शिक्षा इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा का ये एग्जाम्पल है मतलब इग्नू वगैरह। ओके, तो इसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। नवंबर 1965 में इसको फाउंड किया गया था। आंसर हो गया डिस्कवरी। D2H होता है डायरेक्ट टू होम। नेक्स्ट होता है भारत का प्रथम मुक्त जो है विश्वविद्यालय कौन है, मुक्त ओपन मुक्त विश्वविद्यालय, ऐसे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। खुला विश्वविद्यालय होना चाहिए ना, मुक्त विद्यालय कौन सा, ऐसा गड़बड़ हो गया है, मुक्त विद्यालय नहीं होना चाहिए। खुला विश्वविद्यालय होना चाहिए ना। भारत का जो फर्स्ट जो था खुला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वह था आपका आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, जो आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी था, अभी पता है ना इग्नू के बारे में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो उसमें बहुत जगह ऐसे यूनिवर्सिटी वगैरह बनाया गया। तो उसमें आंध्र प्रदेश जो था ना, आंध्र प्रदेश था वो क्या था, वो पहला जो है ओपन यूनिवर्सिटी था। यही बात करना जा रहा है कि भारत का प्रथम जो है खुला विश्वविद्यालय कौन सा था। मुक्त भी बोला जा सकता है इसको या नहीं बोला जा सकता है, वर्ड्स यहाँ पे क्लियर नहीं है। देखता हूँ अगर होगा तो इसको पीडीएफ में छोड़ दूंगा, और नहीं तो रहने दूंगा, मतलब पीडीएफ में छोड़ डाल दूंगा, और नहीं तो रहने दूंगा। मुक्त विश्वविद्यालय बोल सकते हैं या फिर खुला, खुला ही बोलते हैं इसको। आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता है आपका वुड के घोषणा पत्र। वुड डिस्पैच पता है ना, वुड डिस्पैच जो है वुड के घोषणा पत्र द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए जो वुड का जो घोषणा पत्र था 1854 में आया था, तो उसके द्वारा कहाँ पे हुआ था, मतलब विश्वविद्यालय बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, इनमें सभी। तो आपको अच्छे से पता होगा, क्या होगा, अच्छे से पता होगा कि वुड डिस्पैच जब आया था तो उसमें 3 विश्वविद्यालय बनाया गया था, बम्बई में, कलकत्ता में, ठीक है, सॉरी बम्बई में, मद्रास में और फिर कलकत्ता में। 3 चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो इसको याद रखिएगा। वुड का डिस्पैच 1854 में आया था ना, वुड का डिस्पैच जो है 1854 में आया था। तो 1854 में गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। क्या थे, लॉर्ड डलहौजी थे। क्यों, क्योंकि 1803 इनका टाइम पीरियड कितना था, इनका था 1848 से 1856 तक, 1848 से 56 तक लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड। तो 1854 में आया, तो इन्हीं के टाइम पीरियड में आया था वुड डिस्पैच। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं ना, वुड डिस्पैच 1854 का जो है उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। बाकी इंग्लिश शिक्षा तो आपको पता है ना, इंग्लिश शिक्षा जैसे लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड मैकाले बोल रहा हूँ,
भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को क्या कहा जाता है? देखिए, जो भारतीय शिक्षा आयोग है 1882, उसको कहा जाता है हम लोग हंटर आयोग। क्या बोलते हैं? हंटर आयोग बोला जाता है। तो हंटर आयोग 1882 का है शिक्षा आयोग, तो इसको याद रखिएगा। हंटर आयोग थोड़ा सा इसमें याद रखिए शिक्षा के लिए है। तो शिक्षा तो बताया कि हम अभी कंकरेंट लिस्ट में इसका पोजीशन है 76 में 42nd कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। एजुकेशन में भारत में 3 एजुकेशन पॉलिसी आ चुका है, बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, पूछे जाने की संभावना है। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया था 1986 में, 1968 में आया था, सेकेंड टाइम आया 1986 में आया, और अभी 2020 में आया। तो 3 एजुकेशन पॉलिसी आ गया है, और 2020 का एजुकेशन पॉलिसी को हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी बोलते हैं। बहुत सारा बुक अगर मैं देख रहा था स्टूडेंट लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित आ रहा है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020। बाकी सारा हंटर आयोग सब देख लेती है। हंटर आयोग एक हंटर आयोग ना याद रख लीजिएगा, एक हंटर आयोग देख लीजिएगा जालियावाला बाग हत्याकांड के लिए भी था ना। जालियावाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जालियावाला बाग हत्याकांड, उसके लिए था आपका एक हंटर आयोग। तो अलग है, अभी शिक्षा के लिए अलग है, तो याद रखिएगा। ओके, तो कौन अगर पूछेंगे तो घबराइएगा नहीं ना, उसको बता दीजिएगा कि चलिए है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मुस्लिम शिक्षा में यहाँ पे ना 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में डालना भूल गया। हिंदी का टाइप होता है तो वहाँ पे 4 ना हिंदी में लिखा जाता है जब टाइप करता हूँ, तो इसको मैं डालना भूल चुका हूँ। मेन क्वेश्चन है मुस्लिम शिक्षा में 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन में दी जाने वाली रस्म को क्या बोलते हैं? यानी कि 4 महीना 4 वर्ष 4 महीना और 4 दिन पर एक रस्म होता है उन लोग में, मुस्लिम का शिक्षा में, उसको बिस्मिल्लाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिस्मिल्लाह बोला जाता है। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है ना, बिस्मिल्लाह बोला जाता है। इस प्रोसेस क्या होता है इसको जाकर मुझे स्टडी करनी है। ओके, और आप लोगों में से कोई अगर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो बताइए कि बिस्मिल्लाह आखिर होता क्या है, आप लोग इसमें जो है से बताइए। भारत में देखिएगा मुस्लिम वगैरह को लेकर देखिएगा, भारत में 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ है ना, 6 माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है। सिख, ईसाई हो गया, ओके, बौद्ध, जैन और पारसी। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। तो आप लोग इसको ट्रिक बना लीजिए, आज ट्रिक बन गया। देखिए इसको याद रखिएगा, बीजेपी सिम, बीजेपी और सिम याद रख लीजिएगा। तो बी से क्या हो गया? बौद्ध, जैन, पारसी। इससे हो गया आपका सिख हो गया, ईसाई हो गया और मुस्लिम हो गया। तो ऐसे याद सकते हैं। बाकी तो आपको पता होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 बताता है, उसमें हिंदू नहीं है, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है इंडिया में। बिस्मिल्लाह है। और भारत में जो जैन कम्युनिटी है ना, भारत में सबसे शिक्षित कम्युनिटी माना जाता है। और झारखंड में जो सबसे शिक्षित जो धर्म है वो बौद्ध धर्म है ना, तो याद रख लीजिएगा बौद्ध धर्म के लोग झारखंड में सबसे ज़्यादा शिक्षित है, और इंडिया में जैन जो है से कम्युनिटी सबसे ज़्यादा शिक्षित है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह चंद्रयान की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह की शुरुआत जो है से चंद्रयान की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है 2014 में। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पे ना उपग्रह की बात की जा रहा है, सैटेलाइट के बारे में बात करिए, बात की जा रहा है इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है से मिशन चंद्रयान, शुरुआत हुआ था, लॉन्च हुआ था 2014 में। यहाँ पे चंद्रयान मिशन का लॉन्च हुआ था फर्स्ट ऑफ ऑल 2008 में आया था ना। चंद्रयान 1 जो था 2008 में आया था, और दूसरा चंद्रयान मिशन हम लोग 2019 में लॉन्च किए थे, याद होगा। ओके, तो देख लीजिएगा यही है। और अब 2023-24 में देखिए फिर लॉन्च होगा चंद्रयान 3। 2014 में यहाँ बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान मिशन हम लोग लॉन्च किए थे फर्स्ट ऑफ ऑल 2001 में, चंद्रयान 1, 2 आया था 2019 में। ये अलग क्वेश्चन है ना। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह चंद्रयान मिशन की शुरुआत हुआ था। ओके, लॉन्च हम लोग बहुत पहले कर दिया था 2008 में और 2019 में 2 बार लॉन्च किए। यहाँ पे मिशन का शुरुआत है। नेक्स्ट है, बाकी बताता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ बताऊँगा, रुकिए अभी। जैसे देख लीजिएगा, जो यहाँ से सारा काम होता है सारा इसरो का होता है। इसरो का आपका जो है इस्टेब्लिशमेंट डे देखने को मिलेगा 15 अगस्त 1969 को ना, 15 अगस्त 1969 को इसको इस्टेब्लिशमेंट किए थे हम लोग। अब यहाँ से देख लीजिएगा इसरो का इस्टेब्लिशमेंट डे है। और अभी इसरो का चेयरमैन एस सोमनाथ है ना, इसरो का जब चेयरमैन देखिएगा एस सोमनाथ है। के सिवन मत नहीं लगाइएगा ना, के सिवन चेंज हो चुके हैं, अभी नया पद लिए हैं एस सोमनाथ। हेडक्वार्टर्स का बेंगलुरु में है, ओके, जिसको आप लोग साइंस सिटी, स्पेस सिटी भी बोलते हैं। तो यही सारा हो गया आपका, और क्या चाहिए। इसरो आदित्य L1 लॉन्च करने वाला है ना 2022 के एंड तक, देखिए लॉन्च हो जाएगा। 2021 में ही करना था लेकिन कोविड के चलते तो इसको हो गया। नहीं, से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर बताना है कौन नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स? तो प्रेषण कर है, प्रवेश कर है, उत्पाद शुल्क है, या फिर सीमा कर है। तो देखिए यहाँ पे जो उत्पाद, इतना आज मिस्टेक किया गया है ना, उत्पाद शुल्क है, क्या है, सॉरी, मतलब क्या, सॉरी, मतलब कितना, मतलब इतना सारा गलत करके रखा हूँ। कोशिश करूँगा कि गलत ना करूँ। ओके,
इसका इस विकल्प थोड़ी है, सॉरी हर बात में बोलते रहा हूँ। उत्पाद शुल्क है ना, क्या है, उत्पाद शुल्क एक तरह से अप्रत्यक्ष कर नहीं है, या डायरेक्ट टैक्स है ना। उत्पाद शुल्क अगर वस्तु वगैरह जितना जो होता है डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन करते हैं, तो उस पर उत्पाद शुल्क जो है गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ओके, तो याद रख लीजिएगा। बहुत सारा टैक्स आपको पता होगा कि भारत में जीएसटी जो है सब टैक्स को सबस्यूम कर गया, जीएसटी जो है सब टैक्स को सबस्यूम कर गया हम लोग, ठीक है ना। जीएसटी जो है सब टैक्स को सबस्यूम कर गया था, और जीएसटी डे हम लोग जो है 1 जुलाई 2017 से मना, मतलब 2017 में इसको लागू हो गया था ना, तो उस तब से हम लोग इसको जीएसटी डे मनाते हैं 1 जुलाई को, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और विश्व में फ्रांस एक सबसे पहला देश था, फ्रांस, जहाँ पर क्या था, फ्रांस एक पहला देश था जहाँ पर जीएसटी लागू किया गया था, पहला देश था, टेस्ट में डाला था आपका। बाकी 2 तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक तो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनकम टैक्स जो है ना सबका डायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। जो आयकर है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, आप लोग जो जितना कमाते हैं ना उसमें डायरेक्ट आपको टैक्स लिया जाता है। जबकि जो उत्पाद शुल्क को देखे होंगे आप लोग, जो है से अगर कोई चीज़ सामान खरीद के आता है तो उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, डायरेक्ट आप लोग पे नहीं करते हैं। ओके, तो देख लीजिएगा ये सब। तो आप लोग इनकम टैक्स याद रखिएगा। इनकम टैक्स एक जो है आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है ना, इनकम टैक्स पूछते हैं, एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका पैसा जो है ज़्यादा कटेगा। जैसे अभी बहुत लोगों का इनकम टैक्स कट गया था, जैसे केवीसी में ऐसा एक प्रोविजन है, जैसे आप लोग 1 करोड़ जीते हैं ना तो आपका जो है 30 लाख रुपया कट जाएगा, बात समझ में आ रहा है। तो उसको बोलते हैं आप जितने ज़्यादा जीतेगा उतने ज़्यादा कटेगा, इसका मतलब है कि ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, इनकम टैक्स। ओके, आता है वह समिति का नाम बताइए जिसने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी, यानी कि नेम द कमिटी व्हिच रिकमेंडेड टू सेट अप रीजनल रूरल बैंक्स। ओके, तो यहाँ पे जो है ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप लोग देखे होंगे गांव में होता है, आरआरबी शॉर्ट में इसको बोलते हैं ना, आरआरबीज। वो रेलवे का नहीं है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, वो है आरआरबी है। आरआरबी का एग्जाम भी होता है जो है रीजनल रूरल बैंक, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा ऋण वगैरह को प्रोवाइड कराने के लिए इसको किया गया था, क्योंकि पता होगा कि अलग अलग बैंक से अगर लोन लिया जाता है तो उसमें मतलब मेन जो है ग्रामीण एरिया में इसको खोला जाता है, ग्रामीण एरिया में खोला जाता है कि किसान वगैरह को, जो गरीब लोग हैं उनको ऋण इसमें पार्टिकुलरली प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको बोलते हैं रूरल रीजनल बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो समिति थी नरसिम्हन कमेटी, क्या थी, नरसिम्हन कमेटी रिकमेंड की थी, तो याद रखिएगा इसको। बाकी आप लोग नाबार्ड भी फॉर्म करके रखे हैं, NABARD ना, नाबार्ड भी फॉर्म किए हैं। कब फॉर्म किए हैं, नाबार्ड का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982 को। ओके, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड को हम लोग फॉर्म किए थे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये भी रूरल सही है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए भी एक कमेटी आया था, उसका नाम था बी शिवरमन कमेटी, बी शिवरमन कमेटी था नाबार्ड के लिए। 12 जुलाई 1982, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आरआरबी की स्थापना के लिए जो रीजनल रूरल बैंक था उसके लिए नरसिम्हन कमेटी। रंगराजन कमेटी और तेंदुलकर कमेटी दोनों जो है गरीबी रेखा के लिए था ना, याद रखिएगा। और जो हिंदू वृद्धि दर था वो किसके था, हिंदू वृद्धि दर गरीबी रेखा के लिए ही है। और जोनल राज कमेटी ब्लॉक के लिए था। दंतेवाला कमेटी वगैरह बताइए, दंतेवाला कमेटी किसके लिए था, आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, दंतेवाला कमेटी जो है किसके लिए था। जोनल राज कमेटी है ब्लॉक लेवल में कैसा कैसा हमको डेवलपमेंट वगैरह करना है उसके लिए है, जोनल राज कमेटी था। एक क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। बाकी सारी चीज़ हो गया ना, एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए नरसिम्हन कमेटी, ओके, रीजनल रूरल बैंक इसको शॉर्ट में बोलते हैं। नाबार्ड भी इसकी तर्ज पे ही है। ओके, 12 जुलाई 1982 को इसको बनाए थे हम लोग नाबार्ड को, बी शिवरमन कमेटी था। रंगराजन कमेटी किसके लिए है, रंगराजन और तेंदुलकर दोनों जो है गरीबी रेखा के लिए है, यानी कि पॉवर्टी के लिए है। और ये जो जोनल राज कमेटी है वह है आपका ब्लॉक लेवल पर डेवलपमेंट कैसे करना है उसके लिए था। और दंतेवाला कमेटी आपके लिए क्वेश्चन है। राजस्व घाटा और पूंजी घाटे का योग क्या कहलाता है। अभी मैं कल ही झारखंड का बजट डिस्कस किया, जाके बजट का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ना। झारखंड के बजट से 1-2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि करंट का पोर्शन है और करंट का पोर्शन झारखंड से पूछा जा सकता है। ओके, तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, मैं डिस्कस करता हूँ, लगभग 17 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ, तो उसमें मैं सारा चीज़ डिस्कस कर दिया हूँ। इतने सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपको, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा डिस्कस कर दिया था। और बाकी झारखंड करंट अफेयर का वीडियो दूंगा तो उसमें तो मिल जाएगा ही। राजस्व घाटा जिसको आप लोग रेवेन्यू लॉस या रेवेन्यू डेफिसिट भी कभी कभी बोलते हैं, और पूंजी घाटा जिसको आप लोग कैपिटल डेफिसिट बोलते हैं, उसका सम यानी कि जब जोड़ दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, राजस्व घाटा ही रह जाएगा, प्राइमरी घाटा हो जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट हो जाएगा, या फिर कुछ नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। क्या बोलते हैं, फिजिकल डेफिसिट। राजस्व घाटा और पूंजी घाटा, राजस्व घाटा और पूंजी घाटा जो होगा उस टोटल को जोड़ देंगे तो हम लोग फिजिकल डेफिसिट टोटल आ जाता है। अब गवर्नमेंट का टोटल राजस्व पर व्यय होता है और पूंजी पर व्यय होता है, 2 तरह का गवर्नमेंट व्यय करता है। अभी बताया था कि झारखंड में जो है 59% जो है पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट हम लोग 59% तक इंक्रीज कर दिए हैं।
आपको याद होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि राजस्व व्यय करते हैं और फिर जो पूंजीगत तो कैपिटल जो होता है वहाँ पे उस पर एक्सपेंडिचर करते हैं। तो दोनों को मिलाकर जो हम लोग घाटा होता है वो हमको राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट आता है। जितना आप लोग खर्चा किए और जितना उधर से रिवेन्यू जनरेट हुआ तो उसके बीच का डिफरेंस होगा, तो वहाँ पे राजकोषीय घाटा होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला विकास बैंक जो कि 1948 में एक अधिनियम के तहत बनाया गया, यानी कि एक्ट वगैरह बना के किया गया, तो उसका नाम बताना है। नेम द फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक विच वाज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1948। भारत का औद्योगिक विकास बैंक है, ओके, या फिर भारत का आयात निर्यात बैंक है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम है, या फिर भारतीय स्टेट बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक तो सबको पता होगा, इस तो अभी फॉर्म किया नहीं गया था। तो इसका आंसर होगा भारत का औद्योगिक वित्त निगम, यानी कि जो है से आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC जो था वो भारत का पहला जो है से विकास बैंक था। तो इसको याद रख लीजिएगा। ओके ओके ना, तो ये देख लीजिएगा। बाकी निर्यात आयात बैंक हम लोग एक्जिम बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, एक्जिम बैंक। यही था 1948 में इसको फॉर्म किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको पता होगा 1955 में आप लोग फॉर्म किए थे, 1955 में। ओके, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था आज मैं डिस्कस करने की कोशिश किया। वीडियो तो आज